Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था, सो उम्मीद करती हूँ वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो उसी की सीरीज़ में आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर जो पैसेज होगा वो आपका ड्राउनिंग से रिलेटेड है, जहाँ पर हम बात करेंगे स्पेशली डाई एटम्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो इस पैसेज को पढ़ के समझते हैं कि ये पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज को डिटेल में पढ़ना होता है। पैसेज को पढ़ने के बाद में आपके सामने 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसका आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो पहले तो इस पैसेज को पढ़ के समझ लेते हैं। सो बेसिकली इसमें बोला गया है, एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया था एक रिवर से, और वहाँ पर देखा गया था कि जो बॉडी थी उसको एक प्लाई के ऊपर रोप का यूज़ करते हुए बांधा गया था, और उसको बांधा गया था प्रॉपर स्टोन से। मतलब बॉडी को पहले बांधा गया था रोप का यूज़ करते हुए प्लाई से, और प्लाई को बांधा गया था स्टोन के साथ में, ताकि जो बॉडी है उसको फ्लोट करने से रोका जा सके, क्योंकि अगर वो फ्लोट करेगी तो वो सबकी नज़र में आ जाएगी। तो इसी वजह से बॉडी फ्लोट ना करे, तो इसके लिए वहाँ पर उसको स्टोन से बांध दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ था, जो सस्पेक्ट था, द सस्पेक्ट हु वॉज एन इनमिकल टर्म्स विद द डिजीज्ड वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पर जो आपका सस्पेक्ट था, तो उसका कहीं ना कहीं से आपका डेड बॉडी के साथ में जो विक्टिम था उसके साथ में कुछ लिंकेज मिल रहा था, तो उस लिंकेज की हेल्प से उसको अरेस्ट किया गया। जब यहाँ पर उस सस्पेक्ट की जो प्रेमाइसेस था, मतलब का जो उसका घर था, तो उसके आसपास उसके घर के अंदर जो रोप थी और सिमिलर इन थिकनेस एंड प्लाई, जो रोप थी आपका डेड बॉडी के साथ में मिली थी, सिमिलर उसी के साथ सिमिलैरिटी रखता हुआ एक रोप सिमिलर थिकनेस की जो सस्पेक्ट था उसके घर पे मिली थी, और एक प्लाई भी मिली थी। और ये दोनों ही चीज़ें जो आपका सस्पेक्ट था उसके घर के आसपास एक काऊ शेड का एरिया था, वो उसी का था, तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें देखने को मिली थी। जब इन दोनों ही चीज़ों का प्रॉपर एग्जामिनेशन हुआ था क्वेश्चन सैम्पल के साथ में, तो वहाँ पर जो रोप थी और जो प्लाई था, जब दोनों का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका एनालिसिस हुआ, तो बाद में ये चीज़ फाइंड आउट करी गई कि ये जो आपका क्वेश्चन और स्टैंडर्ड सैम्पल्स हैं प्लाई और आपका जो रोप है, तो वो दोनों ही सिमिलर ओरिजिन के हैं, मतलब दोनों ही पीसेस जो हैं वो सेम ही चीज़ के हैं। ये जो आपका एविडेंस था प्लाई और जो आपका रोप था, तो ये दोनों ही चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद में जो सस्पेक्ट था उसको क्रिमिनल बताया जा पाया था, और यही जो एविडेंस थे इसी के बेसिस पर ये बात इस्टेब्लिश करी गई थी कि जो सस्पेक्ट है वही इस क्राइम को करने के लिए क्रिमिनल था। ठीक है, तो ये चीज़ आपका इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर जो आपका प्लाई रहता है, तो प्लाई के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आपकी प्लाई की थिकनेस है, प्लाई का जो टेक्सचर है, प्लाई की जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनका तो एग्जामिनेशन किया ही जाता है। साथ में जो प्लाई रहती है तो उसमें कई सारी लेयर्स अवेलेबल होती हैं। उसमें प्लाई के बीच में कुछ आपका मटेरियल फिल्ड होता है, जो कि आपका जो वुड रहती है उसी का मटेरियल होता है। तो जब आप उसको कंपेयर करते हैं, तो जो प्लाई की जो लेयर्स होती हैं वो भी आपको काउंट करनी होती हैं। साथ में जब आप उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो कई बार आपको प्लाई के साथ साथ जो लोगो होता है, यानी कि जिस कंपनी का होता है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लाई के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। अगर हम बात करें रोप की, तो रोप बेसिकली आपका एक तरह के फाइबर्स का कॉम्पोजिशन से आपका रोप बनता है। ठीक है, तो जब आप रोप का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो कुछ तो इसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स का आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे इसकी जो थिकनेस हो गई, इसका जो टेक्सचर हो गया, इसका जो कलर हो गया। उसके अलावा जो आपकी रोप है वो किस चीज़ की है, मतलब जूट का है या फिर प्लास्टिक का है या फिर कोई दूसरा प्लांट फाइबर है, तो ये सारी चीज़ों को आपको विजुअली देखना होता है। उसके बाद में इसका एग्जैक्ट मैचिंग करने के लिए आपको जो फाइबर के इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने आपको टेस्ट बताए थे, अलग अलग टेस्ट होते हैं, बर्निंग टेस्ट होता है, सॉल्वेंट टेस्ट होता है, और इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट रहता है। तो ये सारे टेस्ट को भी आपको परफॉर्म करना होता है। अब कौन सा टेस्ट से क्या रिजल्ट आता है, तो वो मैंने आपको जब फाइबर का पूरा डिटेल में पढ़ाया था, तो वहाँ पर एक एक करके मैंने सभी को बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अब उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन से फाइबर के लिए कैसा रिजल्ट आता है, किस तरह से करते हैं, बर्निंग पे किस तरह की स्मेल आती है, किस तरह के मोल्ड्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं,
तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ आपका बेसिक सा आपका एग्जामिनेशन होता है। उसके अलावा जब आपको डेड बॉडी मिलती है जो कि ड्राउनिंग का केस है, तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि जो बॉडी थी वो रिवर के अंदर पाई गई थी, जो कि एक प्लाई का यूज़ करते हुए रोप से उसको बांधा गया था और दोनों को ही आपका स्टोन से बांधा गया था। तो अब यहाँ पर ये आपका जो केस है ये एंटीमॉर्टम है या फिर पोस्टमॉर्टम है, इसको डिटेल में जानने के लिए आपको डायटम्स का एनालिसिस करनी होती है, ठीक है। अब ये कैसे करनी होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, उससे पहले हम क्वेश्चंस पर चलते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपके उसी पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आया है वो ये है, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द डायटम्स। तो यहाँ पर क्योंकि ये ड्राउनिंग का केस था तो वहाँ पर जो डेड बॉडी है या तो उस बॉडी के अंदर या तो उस बॉडी के सरफेस एरिया पर डायटम्स तो आपको अवेलेबल मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि डायटम्स का यूज़ करते हुए आप क्या क्या बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप आंसर जल्दी से बताइए, बाकी फिर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। बेसिकली जब भी आपको डायटम्स मिलते हैं तो उस कंडीशन में आप डायटम्स का यूज़ करते हुए टाइम ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ एंड टाइप ऑफ डेथ, ये तीनों ही चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अभी समझते हैं हम एक एक करके कि टाइम ऑफ डेथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर प्लेस ऑफ डेथ और फिर टाइप ऑफ डेथ। बेसिकली टाइम ऑफ डेथ फाइंड आउट करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है और उतना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, बट कुछ केसेस में आप टाइम ऑफ डेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि जो भी आपके जिस वैरायटी का जो भी स्पीशीज़ है डायटम्स की वो कौन सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इफ़ फ्यूअर दैन 20 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ कॉलोनाइजिंग डायटम्स डेथ विद इन द प्रीवियस 7 to 12 डेज। तो अगर आपको बॉडी के अंदर या बॉडी के सरफेस पर 20 डिफरेंट स्पीशीज़ की आपको कॉलोनीज़ मिलती हैं तो वो आपका इंडिकेट करता है कि जो डेथ हुई होगी वो आपकी प्रीवियस 7 to 12 डेज के अंदर अंदर हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ आपके जो डायटम्स रहते हैं वो आपकी कॉलोनी बना के रहना पसंद करते हैं, कुछ जो आपके डायटम्स होते हैं वो सोलिटरी रहना पसंद करते हैं। तो वो डिपेंड करता है डायटम का नेचर कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपके जो डायटम्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे वो अगर कॉलोनी बनाकर रहना पसंद करने वाले होंगे तो वहाँ पर आपको कॉलोनी मिलेगी, तो उस कंडीशन में आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या रहता है कि जो डायटम्स होते हैं वो आपके सोलिटरी रहते हैं, यानी कि उनको कॉलोनी बनाकर रहना पसंद नहीं होता है। कॉलोनी का मतलब रहता है कि एक ग्रुप बनाकर, और सोलिटरी का मतलब रहता है सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके जिस तरह के डायटम्स जो रहते हैं, जो स्पीशीज़ जो होती है डायटम की, जो आपकी कॉलोनी बनाकर नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ डेथ फाइंड आउट कर पाना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी कॉलोनी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको सब सिंगल नज़र आएंगे। तो उस कंडीशन में आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाएँ तो वो उतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा ये तो आपकी एक बेसिक चीज़ हो गई कि अगर 20 डिफरेंट स्पीशीज़ या इससे कम कॉलोनी अवेलेबल है तो आपका जो डेथ हुई होगी विक्टिम की, जो भी डिजीज़ है, तो उसको 7 to 12 डेज हुए होंगे। अगर यहाँ पर 50 डिफरेंट स्पीशीज़ या इससे ज़्यादा भी आपको डायटम्स की मिल रही हैं कॉलोनीज़, तो वो आपका दिखाता है कि जो डेथ है वो पॉसिबली सेवरल वीक्स एगो, मतलब कुछ हफ्तों पहले आपकी जो भी इंडिविजुअल था उसकी डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 हफ्ते होंगे, वो आपके उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक से कंसेप्ट्स थे जो कि आपका टाइम ऑफ डेथ को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें प्लेस ऑफ डेथ की, तो प्लेस ऑफ डेथ के लिए जो डायटम्स रहते हैं तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग पॉन्ड में, अलग अलग रिवर में, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग स्पीशीज़ के आपके डायटम्स अवेलेबल होते हैं। तो जब आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना होता है कि प्लेस क्या रही होगी, क्योंकि कई बार क्या रहता है जो क्राइम सीन रहता है तो वो आपका सेकेंडरी क्राइम सीन भी हो सकता है, कई बार आपका प्राइमरी क्राइम सीन भी होता है। तो जिस कंडीशन में आपका सेकेंडरी क्राइम सीन होता है, मतलब जो आपका कल्प्रिट होता है, जब वो किसी को फेक करने की कोशिश करता है, जब वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में जो भी कल्प्रिट होता है वो ओरिजिनल क्राइम सीन को चेंज कर देता है। तो इसमें होता क्या है, सपोज़ करिए
कोई भी एक इंडिविजुअल है जिसने किसी को डेथ कर दिया, तो जिसकी डेथ हुई है वो किसी दूसरे प्लेस पर, मान लीजिए उसने अपने घर पे मारा था, उसके बाद में उसने उस बॉडी को जाकर किसी रिवर में डाल दिया। अब रिवर में डालने के बाद हुआ क्या, जो रिवर थी तो उसके फ्लो में जो बॉडी थी वो भी बह गई। अब जब वो बह गई तो अभी मान लीजिए कि एक जगह पे थी, तो वहाँ पे डायटम्स की जो वैरायटी थी वो अलग थी। अब वो रिवर के फ्लो में बह के इतना दूर चली गई बॉडी कि बिल्कुल दूसरी जगह पे पहुँच गई, एक डिस्ट्रिक्ट से मान लीजिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट पहुँच गई। तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो डायटम्स अवेलेबल होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो अब क्योंकि जो बॉडी थी वो पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी, तो जिस जगह पर उसने पहले उसको फेंका था, जिस भी लोकेशन पर उसने पहले डेड बॉडी को फेंका था, तो वहाँ पर जो डायटम्स अवेलेबल होंगे और वहाँ से लेकर के रास्ते में जितने भी तरह के स्पीशीज़ के आपको डायटम्स उस बॉडी के साथ में कांटेक्ट में आए होंगे, तो वो सारे के सारे डायटम्स उसके साथ में रहेंगे। ठीक है, तो जब उन सारे ही डायटम्स का इन्वेस्टिगेशन होगा तो उस कंडीशन में आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी आपकी बॉडी थी उसकी ओरिजिनल प्लेस क्या थी। अब उसके लिए क्या रहता है कि जहाँ पर भी आपको बॉडी मिल रही है उसको, उस जगह के पानी को आपको पूरा इन्वेस्टिगेट करना होता है। फिर अगर वहाँ पर आपको वॉलिड आइटम्स नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में आपको वो पूरा का पूरा ट्रेस करना पड़ता है कि किस किस जगह पर, किस किस जगह के पानी में आपको उस तरह के डायटम्स अवेलेबल मिलेंगे। और उसके लिए ये नहीं होता है कि आप सारे ही जगह का पानी में जो भी डायटम्स हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कुछ स्पेसिफिक जगह रहती हैं जो कि आपको डिपेंड करेगा कि क्राइम सीन किस तरह का है और जो भी आपको बॉडी मिली है वो किस जगह पे मिली है, तो उसके आसपास के एरिया को और उसी से लिंक्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब आप उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके बाद में आप जो भी प्रॉपर प्लेस ऑफ डेथ होती है या फिर ओरिजिनल प्लेस ऑफ डेथ होती है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको केस बताया था कि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने अपने घर पे मारा था और उसके बाद में उसने पानी में आके फेंक दिया, तो अगर आपने डायटम्स को ट्रेस करने के बाद भी जो भी चीज़ें मिली, तो वो चीज़ अगर आपको प्लेस ऑफ डेथ फाइंड आउट हो पाया है तो वो भी आपका सेकेंडरी क्राइम सीन आपको फाइंड आउट हुआ है, प्राइमरी अभी भी आपको फाइंड आउट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर प्राइमरी फाइंड आउट करने के लिए आपको बाकी के एविडेंसेस का इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है कि डायटम्स का यूज़ करते हुए आप प्लेस ऑफ डेथ को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको डायटम्स की स्पीशीज़ का पता होना चाहिए, कौन कौन सी डायटम्स की स्पीशीज़ होती हैं। उसके अलावा आप उसका जब माइक्रोस्कोप के अंडर एनालिसिस करते हैं, उसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, उसका आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ के डायटम्स डेड बॉडी के पास पाए गए हैं, डेड बॉडी के ऊपर पाए गए हैं, और उसके अलावा उस तरह के स्पीशीज़ कहाँ कहाँ पर और अवेलेबल है। तो जब आपको ये पता होगा तो आप आराम से प्लेस ऑफ डेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ डेथ की, तो टाइप ऑफ डेथ बेसिकली जो आपका ड्राउनिंग है, अगर हम बात करें जो डेथ हुई है तो वो ड्राउनिंग की वजह से हुई है या नहीं है, तो इसका मतलब एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है या पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग है। एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का मतलब होता है कि जो भी किसी भी इंडिविजुअल की अगर डेथ हुई है तो वो डेथ उसकी पानी में डूबने की वजह से हुई है, और जब वो पानी में बॉडी थी, जब वो पानी में इंडिविजुअल था, तो उस कंडीशन में वो लिविंग कंडीशन में था और उसके बाद में उसकी डेथ हुई है। पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग का मतलब होता है कि जो भी विक्टिम था, जो भी डिजीज्ड पर्सन था, उसकी डेथ पहले से हो चुकी है और उसके बाद में उसको पानी में डाला गया है, उसके बाद में उसको रिवर या पॉन्ड जहाँ भी है उसमें फेंका गया है। तो उस तरह की जो ड्राउनिंग होती है वो आपकी पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम बात करें जो एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग होती है, ये आपको पता कैसे चलेगा कि डायटम्स का यूज़ करते हुए आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो भी केस है, जो भी इंडिविजुअल है, उसकी एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या रहता है कि जो भी इंडिविजुअल अगर एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का केस होता है तो उस कंडीशन में जब वो पानी में गिरा हुआ होता है तो वहाँ पर वो लिविंग कंडीशन में होता है, और क्योंकि उस टाइम पर वो लिविंग कंडीशन में होता है तो उसकी वजह से उस जगह पर जो भी वाटर में जो भी रिवर है वहाँ पर, या जो भी आपका कोई भी तरह का कोई भी आपका वाटर सोर्स हो सकता है, वहाँ पर जो भी डायटम्स अवेलेबल होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, क्योंकि आपकी नोज़, क्योंकि आप जो है सांस तो लेंगे ही, तो उस कंडीशन में आपका
वाटर जो रहता है वो आपके माउथ से एंड नोज से होते हुए आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो उससे क्या रहता है कि वाटर में जितने भी डायटम्स होते हैं वो सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो जब आप उस डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उस कंडीशन में जो डायटम्स होते हैं वो आपको लंग्स, लिवर और जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर आपको डायटम्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ये आपका एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का केस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग के बारे में, तो पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी थी वो तो उसकी डेथ हो ही चुकी थी और कंप्लीट डेथ होने के बाद में उसको वाटर में डाला गया है। तो अब उसमें क्या होगा कि वो जो बॉडी थी उसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्हेलेशन नहीं होगा, कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। तो अब क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ जाना नहीं है तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो भी आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी होती है जब वो कम्प्लीटली बंद हो चुकी होती हैं तो उसकी वजह से जो डायटम्स होते हैं वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटर नहीं कर पाते हैं। अगर माउथ ओपन है तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत पहुंच सकते हैं बट उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके अलावा अगर नोज़ में भी जाएगा वाटर तो वो आपका थोड़ा ऊपर ऊपर ही रहता है, उतना अंदर तक नहीं जा पाता है। क्योंकि जो बॉडी रहती है तो जब प्रॉपर आप इन्हेलेशन करते हैं तो वो वाटर का अंदर जाना अलग बात होती है, तो उससे जो डायटम्स होते हैं वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग होती है तो वहाँ पर इन्हेलेशन वाली कोई कंडीशन ही नहीं आती, कोई रेस्पिरेशन वाला कोई प्रोसेस ही नहीं होती है। तो उस कंडीशन में जो आपके डायटम्स रहते हैं जनरली आपकी बॉडी के सरफेस पर ही अवेलेबल मिलेंगे और बॉडी की इनसाइड अवेलेबल होना थोड़ा सा पॉसिबल वाली बात नहीं होती है। अगर होंगे भी तो आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो ड्राउनिंग रहती है आप इस तरह से पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है Which among the following extraction method is commonly used for diatoms। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि डायटम्स का अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से, तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड को यूज़ करना होता है। तो बेसिकली डायटम्स के एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो आपका मेथड यूज़ करा जाता है वो होता है आपका एसिड डाइजेशन मेथड। ठीक है, अब बाकी के जितने ही मेथड्स होते हैं और जो आपका एसिड डाइजेशन मेथड भी है तो ये सारे ही मेथड्स किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, क्या इनका प्रोसीजर होता है, इसको जानने के लिए आप जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं ये टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाकर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ये है, आपको बताना है स्टडी ऑफ डायटम्स। जो डायटम्स की स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है। सो बेसिकली जो स्टडी ऑफ डायटम्स होता है वो आपका कहलाता है फोरेंसिक लेमनोलॉजी। फोरेंसिक लेमनोलॉजी का मतलब होता है जितने भी आपके एक्वाटिक इन्वायरमेंट के जितने भी आपकी स्पीशीज़ रहती हैं, जो भी एक्वाटिक इन्वायरमेंट को जब आपका इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनकी स्टडी करी जाती है, तो वो आपका फोरेंसिक लेमनोलॉजी कहलाता है, जहाँ पर आपका स्पेशली डायटम्स की स्टडी करी जाती है। ठीक है, और अभी हम बाकी के सारे जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी समझ लेते हैं। सो बेसिकली फोरेंसिक पैलिनोलॉजी पॉलेंस की स्टडी होती है। पॉलेंस मतलब जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर्स के, उनकी स्टडी होती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में जो ट्री के रिंग्स होते हैं, ट्री के रिंग्स का क्या मतलब होता है, जो आपकी मान लीजिए ये ट्री है, इसकी आपने ये ट्री की जो बार्क है मतलब जो स्टेम है इसको आपने कुछ इस तरह से काटा, तो जब आप इसको सामने से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपके बहुत सारे सर्कुलर रिंग्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो रिंग्स होते हैं इसकी हेल्प से वो जो भी ट्री होता है उसकी जो आपकी लाइफ स्पैन होता है, जो उसका टाइम होता है, कितना ये इतने ईयर्स का हो गया है, वो फाइंड आउट किया जाता है। तो वो चीज़ आपकी फोरेंसिक डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोरेंसिक सिस्टमैटिक्स की, तो फोरेंसिक सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, उनका जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो जो क्लासिफिकेशन रहता है वो आपका सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड किया जाता है। और जब इसका यूज़ आपका फोरेंसिक साइंस से रिलेट कर दिया जाता है तो वो आपका फोरेंसिक सिस्टमैटिक्स कहलाता है। सेम चीज़ें आपकी बाकी के साथ भी हैं, जो आपका स्टडी ऑफ पॉलेंस है, स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, सारी की अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इनका अगर हम फोरेंसिक हटा दें
तो जब जनरल टर्म में समझेंगे तो स्टडी ऑफ एक्वाटिक एनवायरनमेंट लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलेंस पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रेडिंग्स डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स सिस्टमैटिक्स। तो जब सिंपल टर्म्स में समझ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम फोरेंसिक को रिलेट कर देते हैं, मतलब कि जब इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ फोरेंसिक के एस्पेक्ट से होने लगता है, तो वो आपका फोरेंसिक लिम्नोलॉजी, फोरेंसिक पैलिनोलॉजी, फोरेंसिक डेंड्रोक्रोनोलॉजी, फोरेंसिक सिस्टमैटिक्स इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक। और अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये आपके सामने 5 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि डायटम्स के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या बताया गया है, जनरेट अबाउट 20 to 50% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ऑन द प्लानट ईच ईयर। तो जो डायटम्स होते हैं वो 20 to 50% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं हमारे पूरे प्लानट पे, मतलब अर्थ पे, एवरी ईयर। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी सही बात है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, जो डायटम्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ एल्गी होते हैं, और स्पेशली आपकी जो माइक्रो एल्गी होती हैं वो आपके डायटम्स कहलाती हैं। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्या है, मल्टी सेलुलर, जो आपके डायटम्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपके डायटम्स होते हैं ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिर्फ एक सेल का फॉर्मेशन होता है डायटम। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि मोर देन वन सेल का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपका मल्टी सेलुलर कहलाता है। लेकिन डायटम्स मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, डायटम्स आपके यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, फाउंड ईदर एज सोलिटरी सेल्स और इन कॉलोनीज। तो ये भी आपका सही, कुछ डायटम्स होते हैं वो कॉलोनी में भी अवेलेबल होते हैं और सिंगल भी अवेलेबल होते हैं। तो आपका इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी यानी कि मल्टी सेलुलर इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द डायटम्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं डायटम से रिलेटेड। सो डायटम्स यूनिसेलुलर होते हैं, इनका जो शेप होता है वो रिबन, फैन, जिगजैग या फिर स्टार के जैसा होता है। ये शेप आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो आपके डायटम्स होते हैं इसकी जो इंडिविजुअल सेल की जो रेंज रहती है, मतलब जिसका साइज़ रहता है वो आपका 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 200 माइक्रोमीटर्स तक की डायटम की सेल हो सकती है। सिंगल सेलुलर होता है तो उसके लिए जो उसकी 1 सेल भी होती है वो आपका 2 से लेकर के 200 माइक्रोमीटर्स की साइज़ तक की हो सकती है। इसका जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है हर एक इंडिविजुअल सेल का वो अप्रॉक्सीमेटली 6 डेज़ तक का रहता है। उसके अलावा जो यूनिक फीचर होता है डायटम का वो उसकी एनाटॉमी होती है, क्योंकि ये जो रहता है ये सराउंडेड बाय अ सेल, मतलब इसमें जो सेल वॉल होती है इसकी वो आपकी सिलिका की बनी हुई होती है, जिसको हम हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसका नाम होता है आपका फ्रिस्ट्यूल। जो आपका डायटम होता है उसकी जो सेल होती है उसको कवर करने के लिए जो सेल वॉल अवेलेबल होती है वो आपकी सिलिका की बनी हुई होती है, जो कि आपकी हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ये आपका कॉम्पोजिशन होता है उसकी सेल वॉल का, और जो सेल वॉल होती है वो आपकी फ्रिस्ट्यूल के नाम से कहलाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो सेल वॉल्स होती है जिसको हम फ्रिस्ट्यूल्स कहते हैं, तो ये जो फ्रिस्ट्यूल्स होती हैं have structural correlation due to their photonic nanostructure, prompting them to be described as jewels of the sea and living opals. So basically ये जो फ्रिस्ट्यूल होते हैं ये आपके बहुत सारे अलग अलग कलर्स को शो करते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल कलरेशन देखने को मिलता है क्योंकि इनमें फोटोनिक नैनो स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसको ज्वेल्स ऑफ द सी या फिर लिविंग ओपल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो ज्वेल्स ऑफ द सी है और जो लिविंग ओपल्स है ये इसके अदर नेम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों है, क्योंकि इसमें जो फ्रिस्ट्यूल्स होते हैं वो आपका स्ट्रक्चरल कलरेशन शो करते हैं उसकी वजह से। तो ये पॉइंट आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि डायटम्स आर फर्स्ट डिटेक्टेड इन लंग। तो जो आपके लंग्स हैं उसमें
फर्स्ट टाइम डायटम्स को किसने डिटेक्ट किया था? तो फर्स्ट टाइम लंग्स के अंदर से जो डायटम्स थे उनको हॉफमैन ने डिटेक्ट किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अभी हम आगे मूव करते हैं और बाकी के बारे में भी जान लेते हैं। सो बेसिकली हॉफमैन ने तो डिटेक्ट किया था लंग्स से फर्स्ट टाइम, लंग्स का जो फ्लूइड रहता है उससे फर्स्ट टाइम डायटम्स को डिटेक्ट किया था। उसके अलावा जो आपके नेक्स्ट हैं इंसिस, तो इन्होंने डिटेक्ट किया था डायटम्स को इन ब्लड एंड पैरेनकाइमल ऑर्गन्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डायटम्स कुड एंटर इनटू द सर्कुलेशन थ्रू लंग्स। तो इन्होंने जो आपका ब्लड सर्कुलेशन रहता है या फिर जो पैरेनकाइमल ऑर्गन्स होते हैं उनसे डायटम्स को डिटेक्ट किया था फर्स्ट टाइम, और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो डायटम्स होते हैं वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपके लंग्स में भी इंटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका ये वाले जो साइंटिस्ट थे इंसिस इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है आपके तमाशका। तो तमाशका जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डायटम्स को फर्स्ट टाइम बोन मैरो में डिटेक्ट किया था। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका पोरावस्की। तो पोरावस्की ने शो किया था प्रेजेंस ऑफ डायटम्स इन ऑर्गन्स एंड बोन मैरो इज इंडिकेशन ऑफ द एंटीमॉर्टम इनहेलेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राउनिंग। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी पोरावस्की ने कि जो डायटम्स अगर आपके बॉडी ऑर्गन्स में अवेलेबल हैं, आपकी बोन मैरो में अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है एंटीमॉर्टम इनहेलेशन का, मतलब कि जो वाटर है वो ड्राउनिंग के टाइम पर आपकी बॉडी में एंटर किया है, जिसको हम एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इतने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। डायटम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैसेज होगा, नेक्स्ट वीक का जो पैसेज होगा वो हमारा साइबर फोरेंसिक से रिलेटेड होगा, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास डिमांड आ रही है साइबर फोरेंसिक के वीडियोस बनाने के लिए। तो नेक्स्ट पैसेज मैंने डिसाइड किया है वो आपका साइबर पर ही रिलेटेड होगा, तो उसको ज़रूर से देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। इसकी यहाँ पर पूरी की पूरी आंसर किए सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं और जो एक्सप्लेनेशन है ये सारा का सारा मैंने कल ही अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। वो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी, और उसके अलावा वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन थी वहाँ से आप उसको वापस से रीड कर सकते हैं और अपने आप को वापस से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ तो आपको मैंने बता ही दिया कि ब्लॉगर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी लिए वेबसाइट लिखी हुई है सबसे नीचे, तो यहाँ पर जाकर आप इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर।